नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में निंदा प्रस्ताव पर हो रही सियासी घमासान को लेकर, जहां महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल लोकसभा में गिरने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर हमलावर है और देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली। रायपुर में आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णु जी, अगर आपको तकलीफ है तो कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बघेल ने आरोप लगाया कि जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में मौका नहीं दिया। महिलाओं को आरक्षण देने की पहल सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी, जहां लेकिन भाजपा ने उसमें भी अड़ंगा लगाया, नहीं तो 1989 में ही कानून पास हो जाता। जिस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप के बीच बुनियादी सवाल यह है कि लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या के अनुपात में आरक्षण आखिर क्यों नहीं दिया जा सकता। दूसरा बुनियादी सवाल यह है कि आरक्षण बिल संसद में नहीं गिरा है, बल्कि परिसीमन बिल गिरा है, और ऐसे में निंदा प्रस्ताव कितना उचित है। वास्तव में देश की आबादी, आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनको उनके वाजिब अधिकार से वंचित किया गया है। जब नगरीय निकाय में, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने पिछले 4 दशक से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि उन आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके आधी आबादी को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। तो निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है। देखिए, जो महिला विरोधी हैं वो 3 दिन में पूरा देश और आधी आबादी को समझ में आ गया है। अगर महिला को आरक्षण देना होता तो वो 2023 से ही हो गया था। उन्होंने 3 साल के बाद नोटिफिकेशन किया। अब ये भूमिका बांधने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ये अभी 2 चरण का जो अभी वोटिंग है ना, उससे पहले बड़े सारे ड्रामे होने वाले हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस बार महिलाएं उनके झांसे में नहीं फंस रही हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही महिला पत्रकार, माफ कीजिएगा, महिला प्रवक्ता हमारे साथ दोनों जुड़ रही हैं। स्वाति साहू जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिंकी पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई। दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। और इसी सवाल के साथ स्वाति जी शुरू करूंगा कि अगर भाजपा को ये पता था या भाजपा के सभी सहयोगी दलों को ये पता था, एनडीए की कुल अगर हम जो है एक आंकड़ा देखें तो 293 के आसपास आंकड़ा जाता है, 240 उसमें भाजपा की हैं। अगर आप जानते थे कि ये 2/3 बहुमत से ही पास होना है और पास नहीं हो पाएगा, तो 3 दिन का सत्र बुलाना और फिर इस तरह की पूरी लहर चली, पीआर करवाना उस पूरे के पूरे जो है सत्र को लेकर, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया एक स्थिति से? स्वाति जी। नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से महिलाओं का चिंतन करती है, आप देखते आ रहे होंगे कि महिलाओं की आधी आबादी, उस आधी आबादी पे धीरे धीरे सरकार ने नियमों में बदलाव किए, धीरे धीरे उनका चिंतन बढ़ाया। कभी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि मतारी बंधन योजना है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है। और अब जब बात आ रही है कि संसद में सीटें बढ़ाई जाए, तो उसके लिए बुलाना, ये महिलाओं के बारे में चिंता करना, उनके
उनके जो राइट्स है उस पे बात करना, उस राइट्स को लेकर के आना, ये कहाँ से गलत हुआ? हम्म नहीं, ये गलत कहीं किसी से भी नहीं तरह से हुआ, गलत नहीं है। और गलत हमारे गलत आदरणीय कहीं से नहीं प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन जब ये कहा जाता है और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी ये कहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारियों का जो है आरक्षण छिन गया, तो ये आपको फेक न्यूज नहीं लगता? क्या ये सही नहीं है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, 16 तारीख की रात में आप उसे नोटिफाई करते हैं, जल्दबाजी में नोटिफाई होता है, और उसी को फिर से संशोधन करने के लिए उसके साथ आप क्लब करके 3 और संशोधन ले आते हैं, और जिसको क्लब ऐसा किया जाता है कि अगर वो उसमें संशोधन नहीं होगा तो आगे आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि जनगणना नहीं है, जनगणना नहीं है तो परिसीमन भी नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता कि एक फेक न्यूज भी फैलाई जा रही है, स्वाति जी? बिल, बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं है। जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। उनका कहना है कि हमारे पास जो अभी की वर्तमान सीटें हैं उस पे हम अभी तुरंत इस प्रस्ताव को ले आए, 2023 से पास है। अगर ये 2023 से पास था तो लागू क्यों नहीं हुआ? और रही बात परिसीमन की, ये सवाल ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि 2023 से अगर है, 2024 में आपने चुनाव लड़ लिया, उसके नाम पर आपने 2024 में वोट मांग लिए, कई राज्यों में आपने वोट मांग लिए उसके नाम पर, इसके बाद भी अगर आप उसे नोटिफाई तक नहीं कर पाए तो इसमें कांग्रेस की गलती है या आपकी गलती है? जब उस प्रस्ताव को सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है और समय बाय समय ये चीजें आती जा रही है, तो कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी दल है उनको सहयोग कर रहा था। इस पे आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि ये पहले नहीं आया। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, और तब तक मैं अपने बिल्कुल टेक्निकल टीम से कहूंगा आपका नेटवर्क दुरुस्त किया जाए, चूंकि आवाज अब कटकर आने लगी है। रिंकी जी आपके पास आऊंगा। आपकी ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पहले 543 सीटों पर दे दिया जाता, या फिर जैसा हालिया बयान पर हम अगर गौर करें, मुख्यमंत्री ही बदल दिया जाए, मुख्यमंत्री की पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगर समस्या है तो। आपको नहीं लगता कि आपको पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपको सारे के सारे महिलाओं को बना देने चाहिए। आपकी जितने जो है जिस तरह से आप प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ताओं को आपको महिला ही बना देना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता? शुरुआत आप खुद से कीजिए, फिर आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं। रिंकी जी, हम देखिए, हमको तो लगता है कि सरकार अगर उनसे अगर संभल नहीं रहा है तो वो इस्तीफा दे दे, तब तो फिर हम सभी कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये बताइए 2023 में जब सारी पार्टियों का बहुमत था इनके पास में, सारी पार्टियां उस टाइम राजी थी, जब इनको वो चीज दिया गया समर्थन, तब उसके बाद इनको लागू करना था, इन्होंने नहीं किया। और ये महिला आरक्षण का जो बिल की बात जो कर रहे हैं, ये बार बार कितनी बार ये महिला आरक्षण बिल को पारित कराएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पहले ही उसे पारित करा दिया है, और ये बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हस्ताक्षर करके पारित हुआ है, कानून बन नहीं, वो तो मैं पूछ चुका हूं रिंकी जी। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि संसद में अगर आरक्षण है भी नहीं तो संसद में कांग्रेस की कितनी महिला सांसद हैं? मैं बस ये जानना चाहता हूं। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, शुरू से प्राथमिकता। कितना आंकड़ों में बात कीजिए, आंकड़ों में बात कीजिए, आंकड़ों में बात कीजिए। हमने देखिए, हमारे यहाँ पहले ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 33% आरक्षण दिया गया है। ये चीजें पहले से हमारे और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ महिला प्राथमिकता गई है, शुरू से लेकर के। जिस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस टाइम भी सबसे पहले हम कांग्रेस द्वारा जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी वो सरोजनी नायडू थी। उसके बाद पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी हमारे यहाँ मीरा कुमारी थी। जहां तक बात, पहली चीज मैं ये कहूंगी ना कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का मुखौटा चढ़ा करके ये परिसीमन का खेल खेल रही है। और ये हर बार अगर इनकी नीयत साफ होती, अगर ये नीयत साफ रखते और महिला आरक्षण का सही में अगर इनकी नीयत साफ होती, तो ये क्या करते कि 334A जो
जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट है उसको लेकर के आते हैं। और 543 जो लोकसभा की प्रेजेंट जो अभी सीट है उस पर ये रिजर्वेशन देते, और 180 वन थर्ड पर रिजर्वेशन देते ये, और 181 जो की सीटें जो है महिला के लिए रिजर्व करते। पूरा विपक्ष इनका समर्थन करता। हम माना तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो शुरू से आरक्षण, महिला आरक्षण चाहते हैं, परंतु इनकी खुद की नियत नहीं है इसे पास करने की। अगर इनकी नियत होती तो 2023 में ही ये शर्त नहीं लगाते। ठीक है, ये शर्त नहीं ठीक है, लगाते। बिल्कुल बिल्कुल शर्त नहीं लगाई जाती। उन्होंने शर्त लगाया। दूसरी बात, शर्त लगाने के बाद शर्त लगाने के बाद भी ये जनगणना का विरोध करते रहे। इन्होंने जनगणना का शुरू से विरोध किया, ये कराएंगे भी नहीं। बिल्कुल, जनगणना एक ऐसा, जनगणना अपने आप में इतना व्यापक विषय है जिस पर अलग से हमें चर्चा करनी भी चाहिए। बहरहाल चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रिंकी जी वापस आएंगे रिंकी जी आपके पास। नागिन जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नागिन जी, जिस तरह की अभी रिंकी जी ने सवाल खड़े किए कि जब 543 सीटों पर आरक्षण देने का फैसला लिया जा सकता है, 2023 में जो कानून जो है पारित हो गया 16 तारीख की रात में, जिसको नोटिफाई भी कर दिया गया, तो इसमें अड़ंगा कहां आपको नजर आता है? क्योंकि अगर हम देखें 2023 में सभी दलों ने खड़े होकर कहा था कि हम इसके समर्थन में, लगभग सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया था, लेकिन उस समय ऐसे क्लॉजेस क्यों लगा दिए गए कि पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर आरक्षण? क्या इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, और क्या अभी भी कोई रास्ता नहीं है? अभिनय जी, यही दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको कि जब महिला शक्ति को उनका हक देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हर्डल्स आते हैं, और इसमें चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी मंशा स्पष्ट नजर नहीं आती है। और ये सारी चीजों को अब महिला शक्ति, आधी आबादी जो है वो समझने में मुझे लगता है कि देर नहीं करेगी। अब वो समझेगी इन चीजों को कि उनको सिर्फ एक छलावा की तरह सारी चीजों को दिखाया जाता है, लेकिन जब उसको करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदलती नजर आती है। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो कथनी और करनी का फर्क इसमें नजर आता है। अगर वो चीजें इम्प्लीमेंट होती, आपने कहा कि 2023 में ये सारी चीजें जो हो गई, पास हो गया, सर्वसम्मति से हुआ, सिर्फ 2 सांसद ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया था, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन चूंकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसको पेंडिंग करना है तो इस तरीके की कुछ चीजें कर ली जाए ताकि इस मामले को और आगे बढ़ाया जाए। और अभी भी जो सिनेरियो बन रहा है इसमें एक लंबा समय और तय करना होगा, और उसके बाद जब ये आरक्षण आएगा तो उसमें भी फिर उसकी समय अवधि रहेगी, और उस समय तक के मुझे लगता है कि देश और तेजी से तरक्की करेगा और बदल जाएगा, और जनसंख्या का अनुपात भी बदलेगा, तो फिर नए क्लॉज और आते चले जाएंगे, जैसा कि होता है। तमाम और प्रावधान आएंगे कि नहीं भाई ये ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जो मंशा है वो इस मुद्दे में स्पष्ट नहीं होती। और आप हर क्षेत्र में देखिए कि महिलाओं को जब उनके हक की बात आती है तो पता नहीं कहां कहां से ऐसे ऐसे अवरोध उत्पन्न होते हैं कि उसको देख के कोप होती है कि ये समाज आखिर जा कहाँ रहा है, क्यों नहीं नारी शक्ति को आगे बढ़ने। जब इतने दिनों की बात, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज्य किया, उसने भी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की बात तो उस जमाने में भी नहीं की। इंदिरा गांधी ने 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में राज्य किया, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हम नहीं कह सकते कि महिलाओं को कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम प्रगति की बात कर रहे हैं, जब हर दिशा में चौमुखा विकास जो है वो उसके लिए सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब इस तरीके की चीजें ये पचती नहीं है। और ये समझने की सबसे बड़ी बात नागिन जी ये भी निकलकर सामने आती है कि जिस जनगणना को हम इस पूरे के पूरे विषय का आधार बना करके चल रहे हैं, जिस जनगणना के आधार पर ये परिसीमन या फिर परिसीमन के बाद जो है आरक्षण दिया जाना था, उसको लेकर भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। स्वाति जी आपके पास मैं आऊंगा सवाल के साथ कि देखिए जनगणना में आज भी हम कम से कम, मैं अगर गलत नहीं हूं, टाइमलाइन अगर हम एक लेकर चलें
तो परिसीमन में 1971 से उस कैप लगा हुआ है, 76 के बाद जो कैप लगाया गया था वो अब तक नहीं हटा है। और जनगणना में तो 14 से 15 साल हम लेट चल ही रहे हैं। हर 10 साल में होनी थी, 21 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक आप क्या कर रहे थे वो समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जब आप बात करते हैं परिसीमन की, आरक्षण की, तो आज नीति निर्माता आप ही हैं, 2023 में भी आप ही थे। तो क्या उस समय आपकी दूरदर्शिता में कोई कमी आ गई थी कि आपने देख नहीं पाया कि ऐसा होगा तो वैसा नहीं हो पाएगा? जी मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी नेट कनेक्टिविटी की वजह से। आपने जो सवाल किया कि 2000 बहुत समय से ये जनगणना वाला मुद्दा पेंडिंग है। हर पार्टी की एक नीति होती है, हर पार्टी एक विजन पे काम करती है। जब से हमारी सरकार आई, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने। आप ये बताइए, देश का जनगणना देश का विषय है, भाजपा का विषय है, पार्टी का विषय है, या देष का विषय है जनगणना? आपका विजन है, आपको जिस तरह से काम करना है वो आपका पक्ष है, लेकिन जनगणना इससे पहले भी आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोल पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियों ने, जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब बहुत सारे विषय पे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आप देखेंगे कि 3 तलाक के मुद्दों जैसे विषयों पे भी हम इतने संवेदनशील मुद्दों पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने धीरे करके उसको लागू करते गए। 376 हटाई वहां से। आज की जो स्थिति है, जब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगणना का एक विषय बना रहे हैं, नारी शक्ति अधिनियम को पास करने में कांग्रेस को, और साथ में जो इंडी गठबंधन के साथ ये जो भ्रम फैला रहे, इसमें परेशानी क्या? परिसीमन का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? परिसीमन को अगर आप सिंप्लीफाई करते, परिसीमन का मुद्दा, परिसीमन की जड़ में भी जनगणना है ना स्वाति जी। देखिए, बात यह है कि बात साथ देने की होती है, बात महिलाओं की चल रही है। अरे तो वो विपक्ष में है स्वाति जी, वो आपका साथ क्यों देंगे? मतलब 2023 में आपको साथ मिल गया था, तो आप ये सोचकर कैसे चल सकते हैं कि हमेशा साथ मिलता रहेगा? आज उन्होंने साथ नहीं दिया, और ये बात को पूरा भारत देख रहा है। भारत ये भी देख रहा है कि जनगणना कितनी लेट है। विपक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आप इस विषय पे रायशुमारी लीजिए। आज भारत की हर महिला देख रही है, छत्तीसगढ़ की हर महिला देख रही है कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने कैसे इस विषय का विरोध किया। और जब बात महिलाओं की आई, कांग्रेस पार्टी कभी गांधी परिवार से बाहर ही नहीं आ पाई। उनका विषय, तो ये बात गलत है कि ये बात गलत है स्वाति जी। कौन थी? आप हमेशा परिवारवाद की बात करती हैं मैडम। पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइए। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइए। एक्चुअली आपको ये मुद्दे के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। आपको इस बारे में चर्चा करने से पहले पूरा मुद्दा समझना पड़ेगा। आप अभी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। आप बिल्कुल पता नहीं है ये क्या है, ये मुद्दा क्या है। एक्चुअल में ये आरक्षण का मुद्दा जो आप उठा रही हैं ना मैडम, ये बहुत पहले इस पर कानून बन चुका है। सबसे पहले तो इसको जाकर के पढ़िए आप कि ये कानून कब बना हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो बात कर रही हैं, ठीक है। देखिए इस तरह बहस करने से इस मुद्दे की व्यापकता को कम कर रहे हैं आप लोग। इस तरह बहस करके इस तरह कुछ समझ में नहीं आता है। रिंकी जी सुनिए, जिस तरह से आपने ये कह दिया, हम आपकी बात मानते हैं कि देखिए आपकी इंदिरा गांधी जी देश के सबसे उच्च पद पर रहीं और उन्होंने पूरे देश को किस तरह से संभाला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है कि महिलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि जब आप 2023 में पूरी तरह से बिल्कुल समर्पित होकर ये कह सकते हैं कि देखिए राजीव गांधी जी चाहते थे 1989 में ये लागू हो जाता, लेकिन आज अगर लागू हो रहा है तो हम बहुत समर्थन में हैं इसके, लेकिन अगर ये थोड़ा इसको जल्दी करने के लिए सरकार खड़ी हुई तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तब कर दिया था तो अब क्यों नहीं, और अब कर रहे हैं तो तब क्यों कर दिया था? देखिए 2023 में हमारी पीसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि इस महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखिए आप और इसे 2024 के चुनाव के साथ में लागू कर दीजिए। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने शर्त लगाया, इन्होंने शर्त किया जनगणना और परिसीमन का। और आज भी अगर हम ये बात कहते हैं 2026-27 में परिसीमन के लिए 2026-27 की जनगणना शुरू है,
अभी शुरू है और सरकार 2029 में जातिगत जनगणना की बात अगर कर चुकी है, अगर ये कर चुकी है तो नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करे, नए अभी जो आंकड़े आएंगे उस पर क्या दिक्कत है इसको? बिल्कुल। अब स्वाति जी छोटा सा रिएक्शन, स्वाति जी छोटा सा रिएक्शन 2023 में मैं यही बात नहीं समझ पा रही हूँ कि कांग्रेस परिसीमन के उसमें महिला का जब साथ देना, आप एक्चुअली ये नहीं समझ पा, आप ये चाह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सुनिए, आप एक्चुअली परिसीमन में सीटें बढ़ाने का आप चाह रहे हैं, आपका महिला आरक्षण की है ही नहीं, महिला आरक्षण की बात करने की मानसिकता जो है वो नहीं। चलिए रिंकी जी, चलिए रिंकी जी, विषय को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब 50% का वादा गृह मंत्री ने कर ही दिया था रिंकी जी, तो क्यों नहीं मान गए? मतलब वेणुगोपाल जी तो कह रहे थे कि आप ऐसा कर दो, हमें आश्वासन चाहिए। उन्होंने कहा 1 घंटा दे दो, हम करके आ जाएंगे। फिर कहां समस्या आ गई? मतलब 1 घंटा 21 घंटे चर्चा चल रही थी, 22 घंटे हो जाती, क्या समस्या हो जाती? कितना भरोसा करेंगे सर? ये 1 घंटा मांग रहे हैं, ये इनकी नियत पर कितना भरोसा करेंगे? इनकी गारंटी पर कोई दे, पूरा देश भरोसा नहीं करे, हम कैसे भरोसा करें? कोई भरोसा नहीं करे। पारित तो तब भी नहीं होने देते ना आप। मतलब अगर आपको भरोसा नहीं था, आपके हिसाब से नहीं होता, तो पारित तो आप तब भी नहीं होने देते। देखिए, पारित हम लोगों ने होने दिया, पारित हुआ, हो चुका ये पारित। महिला आरक्षण बिल पहले ही पारित हो चुका है, बात है लागू करने की। इनको 3 साल बाद लागू करना था। और मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ रिंकी जी, रिफ्रेज करता हूं, मैं संशोधन की बात कर रहा हूं। बिल पारित हो गया, कानून भी बन गया, ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं संशोधन की बात कर रहा हूं कि अगर आपके हिसाब से नहीं होता तो आप इसको पारित वैसे भी नहीं होने देते। 1 घंटा अगर दे भी देते तो क्या बिगड़ जाता? देखिए, हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप इस बिल, आप ये जो पारित करना चाह रहे हैं, आप अभी जो वर्तमान में जितनी सीटें हैं, जो संख्या है, आप उस पर 33% उस पर आप उसको कीजिए। ओबीसी जो है, ओबीसी जो वर्ग है, आप इसको भी सम्मिलित कीजिए। आपने इसे अलग रखा। आखिर ये मुझे बताइए, संसद में जो ये विधेयक जो गिरा है, उसमें लोकसभा परिसीमन की जो सीटें 850 करने का इन्होंने प्रस्ताव किया था। ठीक है, राज्यों में 815 सीटें और बिल्कुल। आपका सवाल मैं नागेंद्र जी से ही पूछ ही लेता हूं। नागेंद्र जी, 50% सीटें बढ़ाने का एक आंकड़ा सरकार लेकर आई थी और कहती है कि हम सबको बराबरी का हक देंगे, लेकिन अगर हम अपने भारतीय संविधान को देखते हैं तो सीधे तौर पर जनसंख्या के हिसाब से सभी को रिप्रेजेंटेशन की बात हमारा संविधान कहता है। तो 50% का आंकड़ा आया कहां से? वो सही था, गलत था, कैसे देखते हैं नागेंद्र जी? देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो है ना, इतनी तकनीकी दिक्कतें पैदा करती है, क्योंकि परिसीमन की जब बात आ रही है तो इसमें पूरे का पूरा जो बवाल अभी उठ रहा है उत्तर और दक्षिण को लेके है। जब 1970 में कांग्रेस ने ये नारा दिया था, हम दो और हमारे दो, उसका परिपालन दक्षिण में बहुत ईमानदारी से किया गया और वहां पर आबादी जो है वो नियंत्रित होती चली गई। लेकिन उसके ठीक उलट उत्तर के राज्यों ने इस चीजों का उतने ढंग से पालन नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर जो है परिसीमन पे पड़ना ही पड़ना है, आबादी के घनत्व के हिसाब से। और दिक्कत यही पैदा हो रही है, छोटे राज्य जो है उनके अधिकार और सीमित होते चले जाएंगे। और नहीं तो नागेंद्र जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की चीज हो गई तो फिर क्या संविधान के उस क्लॉज को भी बदलना पड़ेगा जिसके तहत संविधान ये कहता है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मतलब लिमिटेड लोगों पर लिमिटेड सांसद होंगे? तो क्या इसको भी हमें बदलने की एक जरूरत नजर आती है? मुझे लगता है इस पे लगातार पुनर्विचार होगा और इसमें जो संविधान को समझना और इस पे पूरी विशेषज्ञता के साथ इस पे चर्चा और इसमें सब सर्वदलीय जो दल है उनकी सम्मति, बिल्कुल पुनर्विचार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मैं जो है कांग्रेस और भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी यही कहूंगा कि पुनर्विचार की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर टकराव की स्थिति बनती है, 50% को लेकर और लोग नहीं मानते और दल नहीं मानते, तो ये किस तरह से पास होगा, कैसे आरक्षण मिल पाएगा, ये अपने आप में अब भी एक गुत्थी है, कल भी गुत्थी थी। हालांकि कानून बन गया है अपने आप में, कब तक सरकार इसे लागू करा पाती है ये अपने आप में
बड़ा चैलेंज सरकार के लिए होने वाला है। स्वाति जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नागेन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर फिलहाल सियासी बयानबाजी अभी तेज ही हुई है। यह भी देखना होगा कि जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, तो किस तरह यह सियासी पारा और बढ़ता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।